हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह से संबंधित है। और पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस किया था, यूरोपियन संघ के बारे में बात कही थी कि यूरोपियन संघ यूरोप से जुड़ी हुई जितनी भी कंट्रीज़ थी उसमें से 27 कंट्रीज़ ने मिलकर, 27 देशों ने मिलकर ईयू को इस्टेब्लिश किया था या यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। इसी तरह से एक और भी बनाया गया जो दक्षिण एशियाई, साउथ एशियन कंट्रीज़ ने मिलकर जिसको इस्टेब्लिश किया, और उस एसोसिएशन को, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं सार्क, विच इज़ नोन एज द सार्क। उसको सार्क के नाम से जाना जाता है। और इसका जो क्रिएशन हुआ है, इसका क्रिएशन साउथ एशियन कंट्रीज़ के द्वारा या दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा मिलकर किया गया। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में सार्क के बारे में, और सार्क से जुड़े उन सारे पहलुओं पर, सारे आस्पेक्ट पे हम लोग एक एक करके चलेंगे जो सार्क से जुड़ा हुआ है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। तो हियर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क इज़ द टू स्टडी अबाउट सार्क, जानना, उसके इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना के बारे में जानना, मेंबर्स के बारे में और उसके हेडक्वार्टर के बारे में, सदस्य, उसकी स्थापना और मुख्यालय के बारे में हम लोग जानेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन द टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ द सार्क। इसके बाद हम लोग सार्क के सिद्धांतों पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कम टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्यों पर चलेंगे कि आखिर किन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए सार्क को इस्टेब्लिश किया गया, सार्क का क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों पर, किन ऑब्जेक्ट्स पे सार्क काम करता है। उसके बाद बात करेंगे टू स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ वर्क एंड द फंक्शन, इसके कार्य के बारे में और इसके वर्किंग एरिया पे चलेंगे कि कार्य क्षेत्र क्या है और उसमें कार्य ये किस तरह के करता है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल स्टेटस, इसके संरचनात्मक ढांचे पर चलेंगे कि इसमें जो स्ट्रक्चरल स्टेटस है वो कैसा है, किस तरह की संरचना है, उस पर बात करेंगे। आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंस एंड द अचीवमेंट, इसके बाद हम लोग महत्व और इसकी उपलब्धियों पे बात करेंगे। और एट द लास्ट वी विल गिव सम रिकमेंडेशंस टुवर्ड्स सार्क। कंटिन्यू करेंगे ओवरव्यू से। ओवरव्यू में क्या चीज़ें आएंगी, इसमें सार्क, सबसे पहले सार्क को समझेंगे कि SAARC का मतलब क्या हुआ। तो S स्टैंड्स फॉर द साउथ, A स्टैंड्स विद द एशियन, A स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन, R स्टैंड्स फॉर द रीजनल एंड C स्टैंड्स फॉर कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। और इसको मिला दिया जाए तो बनता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में कहा, इसका हिंदी में नाम है दक्षेस, और दक्षेस को यदि हम लोग अलग करेंगे एक एक वर्ड्स को तो वो कहलाएगा आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियन, एशियाई, रीजनल क्षेत्रीय, कॉरपोरेशन सहयोग और एसोसिएशन संघ। तो पूरा नाम सार्क का हुआ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सार्क क्या है तो पढ़ चुके हैं कि सार्क क्या है। तो इट इज़ अ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, और ये मिलकर बनता है सार्क। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इस्टेब्लिशमेंट पे पहले बात करते हैं हम। इस्टेब्लिशमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड विद साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। सार्क का इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को हुआ। कहाँ हुआ? इन ढाका जो बांग्लादेश में इस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी सिचुएटेड है। तो ढाका में चार्टर पर
साइन करके या हस्ताक्षर किया गया और सार्क को इस्टेब्लिश किया गया। इट मीन्स सार्क वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 दिसंबर 1985 विथ द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के द्वारा 8 दिसंबर 1985 को सार्क को स्थापित किया गया। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन द साउथ एशियन वॉज फर्स्ट रेज्ड इन नवंबर 1980। 1980 नवंबर 1986 में ही रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया में एक रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल का मतलब होता है कि साउथ एशिया की कंट्रीज़ आपस में मिलकर कोऑपरेशन उनके बीच में रहे, सहयोग करें आपस में, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये आइडिया इमर्ज हुआ था नवंबर 1980 में। नवंबर 1980 में रीजनल कोऑपरेशन इन द साउथ एशिया वॉज रेज्ड। इसका आइडिया 80 में ही आ गया था, 1980 में ही। आफ्टर कंसल्टेशन, एक सलाह ली गई या लोगों ने वार्ता की, तो आफ्टर कंसल्टेशन द फॉरेन सेक्रेटरीट ऑफ द सेवन फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी इसकी स्थापना के समय में? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन लोगों ने डिसाइड किया, कंसल्ट किया, आपस में वार्ता की और फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इससे रिलेटेड अपनी मीटिंग कोलंबो में ऑर्गेनाइज की इन 1981। 1981 में ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज़ थी साउथ एशिया की या दक्षिण एशिया की। इन 7 कंट्रीज़ ने, देशों ने कोलंबो श्रीलंका में है, 1981 में मीटिंग की और वहाँ पर इन्होंने कंसल्टेशन किया कि एक ऐसे एसोसिएशन या एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के हेल्प के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। स्तर पर एक ऐसे एसोसिएशन की आवश्यकता है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के सुरक्षा की बात इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय रख सकें या इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको, चूँकि बाकी अलग अलग देशों ने अपने ग्रुप बना लिए थे, यूरोपियन नेशंस ने बना लिए थे, उसके बाद IMF अलग काम कर रहा था, WTO अलग काम कर रहा था, तो यहाँ पर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी, जिसमें मोस्टली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ साउथ एशियन एरिया में आती थी, दक्षिण एशिया में आती थी, तो उन लोगों ने जब देखा कि उनके लिए वो सहयोग इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों ने आपस में अदर नेशन से इंस्पिरेशन लेते हुए, अन्य देशों से प्रेरणा लेते हुए, इन लोगों ने भी साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं ऐसे ग्रुप को बनाने के लिए उनके साथ मिल के सार्क को इस्टेब्लिश करने का डिसीज़न लिया इन 1981 में। आफ्टर दैट अफ़गानिस्तान भी इसका एक हिस्सा है, क्योंकि अभी मेंबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज़ इन सार्क में 8 देश हैं, तो वो 8वां कौन है, वो 8 कंट्रीज़ कौन है, तो विच इज़ द अफ़गानिस्तान, वो कंट्री है आपकी अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द सार्क एट द 30th एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 2005 में जो एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया 2005 में, उसमें अफ़गानिस्तान भी सार्क का हिस्सा बन गया। तो आगे कंटिन्यू करें, इसके हेडक्वार्टर पे आ जाते हैं। तो द हेडक्वार्टर एंड द सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन आर एट काठमांडू, नेपाल। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। साथ ही साथ में इसका सचिवालय भी नेपाल में, काठमांडू में स्थित है। इट मीन्स द हेडक्वार्टर एंड द सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन आर सिचुएटेड एट काठमांडू, नेपाल। आगे कंटिन्यू करते हैं। मेंबर ऑफ सार्क के मेंबर्स की बात करें तो मैंने बताया आपको कि सार्क कंप्राइजेज ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स,
ये 8 मेंबर कंट्रीज़ को मिलाकर बना हुआ है। तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड द श्रीलंका, दीज आर द 8 मेंबर कंट्रीज़ अंडर द सार्क। सार्क 8 सदस्य देश आते हैं। यहाँ पर इस इमेजेस में देखिए, ये सार्क में इन सारे नेशंस के अपने नेशनल फ्लैग हैं, जिसमें इंडिया का भी नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है। दिस वन, ये भारत का, हम लोगों का नेशनल फ्लैग, तिरंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। सार्क एंड अदर्स, देयर आर करेंटली 9 ऑब्जर्वर्स टू सार्क। वर्तमान में सार्क के वर्किंग प्रोसेस को, इसकी कार्यप्रणाली को ऑब्जर्व करने के लिए, निरीक्षण के लिए 8 देश हैं। वो कौन कौन से देश हैं उनकी बात करते हैं। तो हियर द फर्स्ट इज़ द ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन EU भी इसमें है, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ द कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका यहाँ पर भी निगरानी करता है, ऑब्ज़र्व करता है सार्क के वर्किंग प्रोसेस को, इसकी एक्टिविटीज़ की, इसकी कार्यविधियों को वॉच करने के लिए या ऑब्ज़र्व करने के लिए, निरीक्षण के लिए ये 9 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो करेंटली ऑब्ज़र्व करती हैं सार्क को। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटीज़, समप्रभुता के सिद्धांत का आदर करना या उसका पालन करना। सेकेंड, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फॉलो करना, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करना, नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करना, साथ ही साथ में नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक मुद्दों पे हस्तक्षेप न करना, और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए मेंबर कंट्रीज़ में डिस्टरबेंस या वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ को न करना जिससे उनके इंटरनल अफेयर्स या उनके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या उनकी सॉवरेन इक्वालिटी या उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़े। तो संप्रभुता, दूसरा क्षेत्रीय अखंडता, तीसरा या क्षेत्रीय एकता भी कहा जा सकता है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए मेंबर कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेशन करेंगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगी। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क। हम लोग अब बात करेंगे सार्क के उद्देश्यों की, कि सार्क किन उद्देश्यों पर काम करता है। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल्स की बात कही कि किन प्रिंसिपल्स को, किन नियमों का पालन हर देश को करना है। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साउथ एशिया में जितने भी पीपल्स या जितने भी सिविलियंस यहाँ के हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके कल्याण के लिए काम करना, साथ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, उनके जीने की गुणवत्ता में सुधार करना। दैट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ द सार्क। सेकेंड है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। तीसरा है सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति की बात। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास की बात। इन द रीजन से यहाँ मतलब है कंट्रीज से। जो सार्क नेशंस में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्री को हम रीजन का नाम दे रहे हैं, एक स्टेट के रूप में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हियर कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लाइव इन डिग्निटी। ओवरऑल कहा जाए तो सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ ही साथ में ये इंडिविजुअली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को, लोगों को, पर्सन्स को, कि वो डिग्निटी के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में जी सकें और अपने पोटेंशियल का, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। तो ये इनका सेकेंड ऑब्जेक्ट है। थर्ड है टू प्रमोट एंड द स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर लोगों को बनाना और
कहाँ के? एमंग द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया में जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों में या उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ को सेल्फ रिलायंस या सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, कि वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ डिपेंडेंट हों, वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ डिपेंडेंट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। तो इस स्ट्रेंथ को, इस शक्ति को प्रमोट करना और सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट या सेल्फ रिलायंस की भावना को, इस टेंडेंसी को डेवलप करना साउथ एशियन कंट्रीज़ में, या कहा जाए दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में आत्मनिर्भर या सामूहिक आत्मनिर्भरता की शक्ति को बढ़ावा देना। तो सामूहिक का मतलब होता है जितने भी सार्क नेशंस हैं उनमें कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना, सामूहिक आत्मनिर्भरता की टेंडेंसी को या भावना को बढ़ाना, और इस शक्ति को इतना या इस स्ट्रेंथ को इतना प्रमोट करना कि इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये नेशंस अपने कंपटीशन को फेस करते हुए ट्रेड कर सकें। फोर्थ है टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास को बनाना, अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्रिशिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ में अंडरस्टैंडिंग्स को बनाते हुए एक दूसरे में समझ को बढ़ावा देते हुए अनुशंसा करना और एक दूसरे की समस्याओं में आगे आकर कंट्रीब्यूट करना या उसको सुलझाना, ये भी ऑब्जेक्ट होता है सार्क का। नेक्स्ट है टू पुट एक्टिव कोलैबोरेशन, सहयोग के को संवर्धित करना, एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, पारस्परिक सहायता देना, इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड द साइंटिफिक फील्ड, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में कोलैबोरेशन करना, साथ ही साथ में म्यूचुअल असिस्टेंस, पारस्परिक सहयोग करना, इसको भी प्रमोट करता है सार्क। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथ कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, अन्य विकासशील देशों के साथ में सहयोग करना और इसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है टू strengthen cooperation among themselves in international forums on the matter of the common interest। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, साउथ एशियन नेशंस में जो कॉमन इंटरेस्ट इश्यूज़ हैं, जो सामान्य मुद्दे हैं या मिलते जुलते हुए मुद्दे हैं जो सभी नेशंस में हैं, उससे रिलेटेड मुद्दों को इंटरनेशनल फोरम पे एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रस्तुत करना, उनका प्रेजेंटेशन करना और उनके लिए सॉल्यूशंस को या उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराना। नेक्स्ट है 8th पे टू कोऑपरेशन विथ इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विथ सिमिलर एम्स एंड पर्पस, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ में सहयोग करना और उन मुद्दों पर सहयोग करना जो कॉमन इश्यूज़ हैं, जो एक जैसे या मिलते जुलते मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ में सहयोग करना। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क। आगे कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ कोऑपरेशन कि सहयोग का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा एग्रीकल्चर, सबसे पहले मानव विकास संसाधन और एंड टूरिज़्म, पर्यटन, इस पर ये काम करते हैं एक साथ। एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास। तीसरा है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, नेचुरल डिजास्टर्स एंड द बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण से रिलेटेड जितने मुद्दे होते हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज़, नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें ये लोग कॉपरेशन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं। सोशल अफेयर्स, सामाजिक मुद्दे, सोशल अफेयर्स जैसे पॉवर्टी है,
अनएम्प्लॉयमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इन पर भी ये लोग मिलके काम करते हैं। इकोनॉमिक ट्रेड एंड द फाइनेंस, आर्थिक, व्यापारिक और वित्त में भी ये लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, असिस्टेंस करते हैं एक दूसरे को। इंफॉर्मेशन एंड द पॉवर्टी, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन के लिए भी ये लोग एक साथ काम करते हैं। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, ऊर्जा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट, यातायात और विज्ञान और तकनीकी, इसमें भी ये लोग एक साथ मिल के कॉपरेशन करते हैं। और एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड द कल्चरल एंड द अदर इश्यूज, शिक्षा, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़, कल्चरल, सांस्कृतिक, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी एरिया पर ये सार्क नेशन आपस में मिलके काम करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल ऑर्गन्स पे आ जाएं कि प्रिंसिपल ऑर्गन क्या क्या हैं, या ये कहा जाए सार्क के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जिन पर सार्क अपने काम को, या सार्क का जो फंक्शनिंग सिस्टम है वो बेस्ड होता है, इस पे आधारित होता है। तो सबसे पहले है मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स और द गवर्नमेंट। मीटिंग आर हेल्ड एट द समिट लेवल, यूजुअली ऑन एन एनुअल बेसिस। जनरली इनकी मीटिंग साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है। और ये मीटिंग्स किसकी होती है? मीटिंग्स ऑफ द हेड्स का मतलब जो उच्च अधिकारी होंगे, ऑफ स्टेट्स, राज्यों के उच्च अधिकारियों के साथ में, या फिर सरकार और गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, या इसको गवर्नमेंट या सरकार भी कहा जाता है। तो साल में एक बार ईयरली ऑन एनुअल बेसिस पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। सेकेंड, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीट। दूसरा है इसमें द कमेटी प्रोवाइड्स ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड द कोऑर्डिनेशन, डिटरमाइन प्रायोरिटीज, मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड अप्रूव्स प्रोजेक्ट एंड फाइनेंसिंग। ये स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीट, विदेशी सचिवालय से जुड़ी हुई स्टैंडिंग कमेटी क्या क्या काम करती है? तो इनका जो काम होता है इस कमेटी का वो होता है मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, सहयोग के साथ में उसका निरीक्षण भी करना। देन डिटरमाइन प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना कि आखिर किन चीज़ों को करना सबसे पहले ज़रूरी है और कौन सी बातों पर बाद में फोकस किया जाएगा। मोबिलाइज रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या टेक्निकल रिसोर्स हो या मैनेजेरियल रिसोर्स हो, प्रबंधकीय, तकनीकी या वित्तीय, किसी भी तरह के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। एंड अप्रूव्स प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट्स का को अप्रूवल देना या परियोजनाओं को अनुमोदित करना जो सार्क नेशन के लिए बेनिफिटेड हो सकती हैं, लाभप्रद हो सकती हैं। एंड फाइनेंसिंग, और सार्क नेशंस को फाइनेंस करना या फंडिंग करना, इनके लिए वित्त की व्यवस्था करना। दैट इज़ द सेकेंड। सेक्रेटरीट लेवल पे चलते हैं। तो सेक्रेटरीट इसका तीसरा प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये क्या करता है? द सार्क सेक्रेटरीट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द काठमांडू ऑन 16 जनवरी 1987। 1987 को सेक्रेटरीट या सचिवालय काठमांडू में इस्टेब्लिश किया गया या स्थापित किया गया। इट्स रोल इज़ टू कोऑर्डिनेट, इसकी जो भूमिका है वो कोऑर्डिनेट करना, सहयोग करना या समन्वय स्थापित करना, एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क एक्टिविटीज़। साथ ही साथ में सार्क की गतिविधियों को मॉनिटर करते हुए उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, मॉनिटर एक्टिविटीज़ का क्रियान्वयन या निष्पादन कराना। सर्विस द मीटिंग्स ऑफ द एसोसिएशन and serve as a channel of communication between SAARC and other international organization। एक फोरम के भी फॉर्म में काम करता है, एक ब्रिज के फॉर्म में काम भी करता है सार्क अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ में सार्क कम्युनिकेशन के लिए एक संवाहक के तौर पे भी ये काम करता है। देन सेक्रेटरीट कंप्राइजेज द सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरीट है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसको मिलके ये बनता है? तो ये सचिवालय जो है इसमें इट कंप्राइजेज द सेक्रेटरी जनरल।
इसमें सेक्रेटरी जनरल होते हैं, 7 डायरेक्टर्स, 7 इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, एंड द जनरल सर्विस स्टाफ, और इसमें इनकी सेवाओं से जुड़े हुए इनके स्टाफ भी होते हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। रोटेशन के आधार पे, रोटेशन का मतलब एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ पे चलें, इसके विभिन्न घटकों पर चलते हैं। तो सबसे पहले है सार्क डेवलपमेंट फंड, SDF, दूसरा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो SDF का जो काम है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशंस सोशल सेक्टर सच एज पॉवर्टी एलिविएशन एंड डेवलपमेंट। SDF का बेसिक या प्राइम ऑब्जेक्ट होता है पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी उन्मूलन और विकास। इन दो चीज़ों के लिए या इन दो सेक्टर्स के लिए, इन दो पर्टिकुलर मैटर्स के लिए फंडिंग करता है SDF। दूसरा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विच इज़ लोकेटेड इन द इंडिया, भारत में स्थित है, एंड डिग्रीज एंड द सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ आर एट पार with the respective degree and certificates awarded by the national universities। जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थाएं डिग्री प्रोवाइड्स करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, ठीक इसी तरह की डिग्री और प्रमाण पत्रों को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इशू करता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी है वो है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और एक है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सेक्रेटरीट ढाका में है, बांग्लादेश में है। इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे टारगेट जो था वो था टू अचीव एंड इनहेंस कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन एमंग सार्क मेंबर्स स्टेट। सार्क मेंबर स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, साथ में कॉपरेशन को डेवलप करना, मतलब समन्वय के साथ में सहयोग को बढ़ावा देना इन फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट, एंड इज एम्ड टू डेवलप हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर द reason to facilitate intra-regional trade and to have access in the global market। overall global market में आइडेंटिटी के लिए, स्वयं की पहचान बनाने के लिए ये सार्क नेशंस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कॉपरेशन, सहयोग को बढ़ावा देता है और स्टैंडर्डाइज्ड फिक्स्ड करता है, उन प्रमापों को स्थापित करता है जिनसे ये इंटरनेशनल ट्रेड में, ग्लोबल मार्केट में खुद को प्रूफ कर सकते हैं या सार्क नेशन उस कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। एक हम लोगों ने बात कही थी सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हैविंग इट्स ऑफिस इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान में सार्क का ये काउंसिल स्टैब्लिश है और is mandated to provide a legal framework forum within the region for fair and efficient settlement of the commercial, industrial, trade, banking, investment and such other disputes। Investment, banking, trade, industrial, commercial disputes को सेटल करने के लिए ये काउंसिल काम करता है। बैंकिंग सेक्टर, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, इनसे जुड़े हुए विवादों को निपटाने के लिए सार्क का आर्बिट्रेशन काउंसिल काम करता है, या ये विवादों को निपटाने का इसका जिम्मा होता है। ये सार्क नेशंस में यदि इनसे रिलेटेड कोई भी विवाद है, कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, तो वो इस काउंसिल से शॉर्ट आउट किए जाते हैं। सार्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इस पे हम लोग बात करेंगे। सार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ वर्ल्ड
एरिया। सार्क जो नेशंस हैं ये पूरे वर्ल्ड का 3% हैं। 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे विश्व का 21% की जो पॉपुलेशन है वो सार्क नेशंस में या दक्षिण एशियाई देशों में है। एंड 3.8% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी विश्व की अर्थव्यवस्था में तकरीबन 3.8% का है। क्रिएटिंग सिनर्जीज, सिनर्जी का मतलब तालमेल से होता है, तो तालमेल बनाना। इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। दक्षिण एशियाई या साउथ एशियन कंट्री, सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है, मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या का घनत्व भी है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज़। और यहाँ पे कुछ ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट, उर्वरता दर, इट मीन्स द बर्थ रेट इज़ वेरी हाई, जन्म दर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सार्क कंट्रीज़ हैव कॉमन ट्रेडिशंस, इनमें सामान्य सार्क कंट्रीज़ में मेंबर जो कॉमन ट्रेडिशन है, एक जैसा इनका ट्रेडिशन, ड्रेसेस, पहनावा, फूड, कल्चर, संस्कृति एंड द पॉलिटिकल आस्पेक्ट। देन द कॉमन सोल्यूशन, ऑल द सार्क कंट्रीज़ हैव कॉमन प्रॉब्लम्स, इन सब की एक जैसी ही समस्याएं हैं और इनके जो सॉल्यूशंस हैं, इनकी जो रेमेडीज़ है वो भी एक जैसी ही है, जैसे पावर्टी, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर्स, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल एंड द टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लो GDP, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड अपलिफ्ट their living standard, thereby creating common areas of development and progress having common solution। इनका common solution होता है, एक जैसे समस्याओं का एक ही हल होता है, और ये जो समस्याएं हैं, ये जो common problems हैं, ये गरीबी, साक्षरता दर, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक विवाद, इंडस्ट्रियल एंड द टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, औद्योगिक और तकनीकी पिछड़ापन, लो GDP, घटती हुई GDP, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, निम्न स्तर का सामाजिक और आर्थिक परिवेश या परिदृश्य, और इससे जुड़े हुए सुझाव भी एक जैसे ही होते हैं। इनके लिए प्रॉब्लम सिमिलर हैं, सेम इश्यूज़ हैं, तो इनके सॉल्यूशंस भी सेम होंगे। सार्क अचीवमेंट्स क्या हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट इज़ द फ्री ट्रेड एरिया, FTA, full form of the FTA is the free trade area. SAARC is comparatively a new organization in the global arena. Countries have established a free trade area, FTA, which will increase their internal trade and lessens in the trade gap of some states considerably। ये ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करता है, ये व्यापार से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य करता है। इंटरनल ट्रेड को किस तरह से बढ़ाया जा सके, इसके लिए FTA फ्री ट्रेड एरिया काम करता है। दूसरा है साफ्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट फॉर प्रमोटिंग ट्रेड एमंगस द मेंबर कंट्रीज कैम इनटू इफेक्ट इन 1995। 1995 में साफ्टा को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मोटिव ही था ट्रेड को प्रमोट करना, व्यापार को संवर्धित करना। तीसरा जो इनका इंस्टीट्यूशन साफ्टा, SAFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड था। ट्रेड एग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स बट एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साफ्टा काम तो गुड्स से या ट्रेड से ही रिलेटेड करता था, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता था, या ये कहिए तकनीकी संबंधी मुद्दों को साफ्टा हैंडल नहीं करता था। इनकी डीलिंग सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड हुआ करती है।
agreements was signed to reduce custom duties of all traded goods to zero by the year 2016. 2016 में एग्रीमेंट हुआ जिसमें कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए, कम से कम कस्टम ड्यूटी लगाई जाए उन सभी व्यापारिक वस्तुओं पे, और हो सके तो इसको कस्टम ड्यूटी को ज़ीरो तक ले आया जाए या उसको टोटली कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया जाए उन गुड्स को जिनका ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है SATIS, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो जो सैटिस है इज़ फॉलोइंग द गेट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉर ट्रेड इन सर्विस लिबरलाइजेशन। इस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करता है, उनसे रिलेटेड ट्रेड को हैंडल करता है जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर को, सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सार्क यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिशेस सार्क यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अ फूड बैंक एंड ऑल्सो एन एनर्जी रिजर्व इन पाकिस्तान। भारत में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है, सार्क यूनिवर्सिटी की स्थापना और फूड बैंक, एनर्जी रिजर्व इन पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया है। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सार्क की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितनी सार्थकता है। फर्स्ट इज़ द नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी, प्राइमेसी टू द कंट्री इमीडिएट नेबर्स। सार्क जो है उसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हमारे सभी पड़ोसी राष्ट्र हैं या नेबर कंट्रीज़ हैं। सेकेंड इज़ द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है। कैन काउंटर चाइना थ्रू इंगेजिंग नेपाल, भूटान, द मालदीव्स एंड श्रीलंका इन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो चाइना कैन काउंटर चाइना के लिए नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका में डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग से ये जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है। तीसरा है रीजनल स्टेबिलिटी, सार्क कैन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास को बनाने में सार्क सहायता करता है। एंड पीस विद इन द रीजन, ये राष्ट्रों में, सार्क राष्ट्रों में शांति बनाने के लिए भी ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडरशिप रोल, ग्लोबल लेवल पर फर्स्ट इंडिया प्लेटफॉर्म टू शोकेस इट्स लीडरशिप इन द रीजन बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ग्लोबल लीडरशिप रोल इंडिया को सार्क के थ्रू मिला हुआ है और सार्क इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपनी लीडरशिप को प्रूफ करने के लिए, अपने प्रतिनिधित्व को इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर रोल मॉडल के रूप में बनाने के लिए इंडिया को सार्क अपॉर्चुनिटी अवसर देता है। नेक्स्ट है गेम चेंजर फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो बाय थिंकिंग साउथ एशियन इकोनॉमीज विथ साउथ ईस्ट एशियन विल ब्रिंग फर्दर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक एकता को बनाए रखने के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, भारत में समृद्धि के लिए, मेनली इन द सर्विस सेक्टर। ये गेम चेंजर के फॉर्म में इंडिया के लिए रोल प्ले करता है। भारत में सर्विस सेक्टर चूँकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का इंडिया में है, या इंडिया में कहा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हम लोग थोड़े पीछे हैं, जबकि सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में हम काफ़ी आगे हैं। तो इस मामले में भारत के लिए सार्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैलेंजेस क्या हैं? द फर्स्ट चैलेंज इज़ लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग्स चूँकि मीटिंग का टाइम पीरियड 1 साल डिसाइड है, लेकिन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा पर ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इस चीज़ को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सार्क नेशंस के लिए। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। इनको अपने एरिया को थोड़ा और ब्रॉड करना चाहिए, जिसमें एनर्जी और रिसोर्सेज का डाइवर्जन इंक्लूड हो।
लिमिटेशंस इन द साफ्टा, साफ्टा में जो लिमिटेशन है कि सिर्फ ये गुड्स या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स, सिर्फ ये गुड्स को इंक्लूड करता है, और सर्विस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूड करके पॉलिसीज़ को बनाता है या ट्रेड से रिलेटेड डीलिंग्स करता है, तो ये ठीक नहीं है, ये संतोषजनक नहीं है, बल्कि साफ्टा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये हम लोग रिकमेंडेशन में भी बात करेंगे। देन इंडो पाक रिलेशंस, इट इज़ अ वेरी चैलेंजेबल थिंग फॉर द सार्क ड्यू टू द, ये कहा जाए कि इंडो पाक रिलेशंस बहुत साउंड नहीं है। नेबरहुड जो होनी चाहिए, आपस में एक जो सौहार्द होना चाहिए, वो ब्रदरहुडनेस नहीं है, और रिलेशंस की वजह से सार्क की मीटिंग्स और जो मुद्दे होते हैं वो काफ़ी कन्फ्लिक्टेड होते हैं, वो विवादपूर्ण इनके जो रिश्ते हैं, इनसे ये सार्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। In a region increasingly targeted by the Chinese investment and loans, SAARC could be a common platform to demand more sustainable alternative for the development. SAARC इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे विकल्पों की मांग कर सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को कैसे किया जाए, इसके लिए टैरिफ में छूट मांग सकता है, या फिर जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उसमें रिलैक्सेशन के डिमांड वर्ल्ड लेवल पे एशियन नेशंस के लिए, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के लिए सार्क कर सकता है। नेक्स्ट है द पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड द स्टेबिलिटी इन द रीजन शुड बी एक्सप्लोर्ड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज़। राष्ट्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सार्क के पास पूरी क्षमता है। सार्क अपने पावर्स को यूटिलाइज करते हुए, उसको यूज़ करते हुए, अपने पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को मेंबर कंट्रीज़ में पीस और स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने किन चीज़ों को कवर अप किया, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी आर एबल टू नो अबाउट दैट सार्क, देयर एस्टैब्लिशमेंट, their principles, their objectives, their working area, their functions, structural status, importance, achievement, etc. All these factors we have covered it in today's lecture. And click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.